जय हिंद दोस्तों, प्रेजेंट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पॉलिटी में आज हम संविधान का संशोधन जो कि भाग 20 अनुच्छेद 368 में दिया गया है, इसको पूरा पढ़ेंगे और देखेंगे कि हमारे प्रीलिम्स के लिए पीसीएस और ARO के प्रीलिम्स के लिए क्या क्या फैक्ट क्वेश्चन है और क्या क्या विस्तार में पूछा जाता है, तो उसको हम सबको अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भारत के संविधान में संशोधन करना देश के मूल कानून अथवा सर्वोच्च कानून में बदलाव करने की प्रक्रिया है। संशोधन किसको कहते हैं? जो कानून पहले से बने हैं उसमें कुछ बदलाव करना, उसको क्या कहेंगे? संशोधन कहेंगे। ठीक है, तो ये जो है 3 प्रकार से किया जा सकता है। एक तो साधारण बहुमत द्वारा, ठीक है, साधारण बहुमत द्वारा। एक है विशेष बहुमत द्वारा, है ना। और एक क्या होगा कि विशेष प्लस राज्यों की अनुमति आधे से ज़्यादा। तो ये 3 प्रकार के। तो जो विशेष बहुमत और विशेष प्लस राज्यों की अनुमति जहाँ पर होती है जिस संशोधन के लिए, वो संशोधन आता है 368 के तहत। लेकिन जो संशोधन संसद साधारण बहुमत से करती है वो अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाता है। ठीक है, 368 में केवल विशेष और विशेष प्लस राज्यों के साथ अनुमति वाले संशोधन माने जाते हैं। हमारे यहाँ जो भारत देश में है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जो है लचीली और कठोर दोनों है। ठीक है, यहाँ पर ना बहुत लचीली है ब्रिटेन की तरह कि जो चाहो जब चाहो जितने से जब चाहो संशोधन कर लो, और ना अमेरिका की तरह बहुत ही कठोर है। हमारे यहाँ प्रक्रिया लचीली भी है और कठोर भी है। जैसे साधारण बहुमत द्वारा जो संशोधन करना हुआ वो लचीली है। कुछ संशोधन हैं जो साधारण बहुमत से नहीं होंगे, विशेष बहुमत से होंगे और विशेष प्लस राज्यों के होंगे, तो कठोर माने जाते हैं, है ना। तो कठोर और लचीले दोनों प्रकार के संशोधन हमारे संविधान में उपलब्ध हैं। भाग अनुच्छेद 368 क्रमशः 1971, 1976 में 24वें और 42वें संविधान संशोधन द्वारा संशोधित किया गया। इसका क्या मतलब है कि 368 द्वारा, अनुच्छेद 368 में वो प्रक्रिया है कि कैसे कैसे संशोधन किया जाएगा। लेकिन इस प्रक्रिया में ही संशोधन किया गया कब? 24वें संविधान संशोधन द्वारा और 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 368 में ही संशोधन कर दिया गया। ठीक है, अब इसको बाद में कितना संविधान जो है सुप्रीम कोर्ट ने माना, कितना निरस्त कर दिया, वो हम आगे बढ़ेंगे तब पता चलेगा। ठीक है, तो चलिए देखेंगे कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया क्या है। संविधान में संशोधन की क्या प्रक्रियाएं हैं जिससे संविधान में संशोधन किया जाता है। ठीक है, तो पहले क्या होगा कि विधेयकों का पुनः स्थापन, जो विधेयक होगा वो किसी भी सदन में संशोधन करना है अगर संविधान में, तो किसी भी सदन में उस विधेयक को आप पेश कर सकते हैं, चाहे वो लोकसभा हो और चाहे वो राज्यसभा हो। ऐसा नहीं है कि पहले राज्यसभा में पेश करेंगे या पहले लोकसभा में पेश करेंगे, कहीं भी पेश कीजिए। ठीक, दूसरा होगा कि कौन पुनः स्थापित कर सकता है, तो इसे कोई भी, जैसे कोई मंत्री पुनः स्थापित करे या गैर सरकारी सदस्य पुनः स्थापित करे। तीसरा है कि पुनः स्थापन के लिए क्या राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए? तो नहीं, इसकी पूर्व अनुमति नहीं चाहिए। जब दोनों जगह बिल पास हो जाए तो राष्ट्रपति उस पर साइन करके अपनी अनुमति देगा और उसको अधिनियम बन, और वो जो बिल रहेगा वो अधिनियम बन जाएगा। ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति नहीं चाहिए। बहुमत 2 प्रकार के पास होंगे विशेष 368 के तहत। विशेष बहुमत से, जहाँ पर विशेष बहुमत का मतलब ये है कि सदन की कुल सदस्यता, ठीक है, तो सदन की कुल सदस्यता कितनी है? 543। तो 543 का आधा हो गया 272। ठीक है, तो सदन की कुल सदस्यता का 50% से अधिक, तो 272 का 273। अब ये हो गया, मतलब 272 ही समझ लो या 273, ये हो गया आपका सदन की कुल सदस्यता के बहुमत से अधिक हो गया। और मतलब 273 से 273 तो चाहिए ही चाहिए। और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3। ठीक है, मतलब इसमें यह कह रहा है कि उस सदन की कुल सदस्यता का बहुमत 50% से अधिक प्लस उस सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्यों का बहुमत उसमें चाहिए, तब वो होगा विशेष बहुमत। ठीक, और सदनों में विधेयक, तो दोनों सदनों द्वारा विधेयक को विशेष बहुमत से ही पारित कराया जाएगा, मतलब 2/3 सदस्यों द्वारा ही पारित कराना होगा, 50% से काम नहीं चलेगा, पारित किया कराना आवश्यक है। एक होता है संयुक्त बैठक, तो संयुक्त बैठक अनुच्छेद 8 में दिया हुआ है। तो कह रहा है कि इसमें संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। जब कोई संविधान संशोधन 368 के तहत करना होगा, अनुच्छेद 368 के तहत, जहाँ पर विशेष बहुमत या विशेष बहुमत प्लस राज्यों की अनुमति लेनी होगी, तो वहाँ पर आप जो है संयुक्त बैठक नहीं बुला सकते हैं। क्यों नहीं बुला सकते? क्योंकि संयुक्त बैठक में लोकसभा के सदस्य प्लस राज्यसभा के सदस्य दोनों बैठ जाते हैं, और यहाँ पर जो पास कराना होता है बिल, वो केवल जो उपस्थित बहुमत होता है, उपस्थित लोग होते हैं, उनके 50% से अधिक से पास कराना होता है। तो यहाँ पर लोकसभा के ही इतने सदस्य अगर 50% से ऊपर होते हैं तभी तो लोकसभा की सरकार होती है। तो यहाँ पर लोकसभा के सदस्य मिल जाते हैं, यहाँ पर थोड़े सदस्य मिल जाते हैं, बस जो है यहाँ पर ये लोग बिल पास करा लेते हैं। तो इसीलिए संविधान संशोधन के लिए ये जो है संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं किया गया है। विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं का साधारण बहुमत
का अनुसमर्थन जो है, ये जो है संघीय प्रावधान के संशोधन, अगर संघीय प्रावधान में कोई संशोधन कर रहे हैं तो विशेष बहुमत भी चाहिए और आधे से अधिक राज्यों का भी जो विधानसभाएं हैं उनके साधारण बहुमत से पास करना होगा। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आप समझ गए। विधेयक को सहमति देने के लिए राष्ट्रपति की भूमिका क्या है? तो राष्ट्रपति जो है 24वां संविधान संशोधन जो लाया गया था, ठीक है, तो इसमें कहा गया कि अनुच्छेद 368 में संशोधन किया गया। इसके तहत तो कहा गया कि संसद के पास संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन करने की शक्ति है, मतलब संसद संविधान में कहीं भी संशोधन कर सकती है। और राष्ट्रपति अगर 368 के तहत संविधान में संशोधन संसद कर रही है तो राष्ट्रपति को, मतलब राष्ट्रपति बाध्य होगा उस पर सहमति देने के लिए, राष्ट्रपति की सहमति देना अनिवार्य होगा। ठीक है, राष्ट्रपति को बाध्य बना दिया गया। वह न तो विधेयक पर अपनी सहमति रोक सकता है, न ही विधेयक को संसद को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। यह बता दिया गया अनुच्छेद 24वां संविधान संशोधन में। राष्ट्रपति की सहमति के बाद विधेयक अधिनियम बन जाता है, आप सब जानते हैं, और संविधान उस अधिनियम के शर्तों के अनुसार संशोधित माना जाएगा। ये आपका हो गया 24वां संविधान संशोधन। ठीक है, अब इसमें से कितनी बातें सुप्रीम कोर्ट मानेगी वो बाद में देखेंगे। राज्य विधानमंडल में संविधान संशोधन विधेयक पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट है कि साधारण बहुमत से किसको पास कराना करें, तो प्रत्येक सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का जो बहुमत होता है वो होता है साधारण बहुमत। ठीक, यह साधारण कानून बनाने की प्रक्रिया के समान है। ऐसे संशोधनों पर अनुच्छेद 368 के तहत विचार नहीं माना जाएगा। ऐसे संशोधन जो कि साधारण बहुमत से पास किए जाएंगे उनको 368 के तहत विचाराधीन नहीं माना जाएगा। उदाहरण, हाल ही में जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई गई थी वो साधारण बहुमत से पास किया गया था उस बिल को, और वो जो है 31 से 34 कर दिया गया था न्यायाधीशों की संख्या उच्चतम न्यायालय में, तो वो जो है 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। विशेष बहुमत के द्वारा संशोधन कैसे किया जाता है, तो इसमें प्रत्येक सदन के कुल सदस्यता का बहुमत रिक्तियों अनुपस्थित सदस्यों की संख्या पर ध्यान दिए बिना, अर्थात 50% से अधिक, तथा प्रत्येक सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के से कम 2/3 बहुमत, ठीक है, चाहिए ही चाहिए। अब इसको आप थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिए, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए हमारे लोकसभा से अगर इस बिल को पास कराना है, किसी बिल को विशेष बहुमत द्वारा, तो लोकसभा में कितने सदस्य हैं? 543, 543। इसका 50% कितना हुआ? तो 273। ठीक, 273। अब ये कह रहा है कि आप कोई बिल लेकर आए, ठीक है, और उस दिन क्या हुआ कि कांग्रेस के सभी नेता चले गए, वॉकआउट कर गए, सपा के नेता वॉकआउट कर गए, और इस समय बीजेपी का बहुमत है 290। ठीक, बीजेपी का बहुमत कितना है? 290। लेकिन उस दिन बीजेपी के भी नेता नहीं आए थे। ठीक, और कितने नेता आए टोटल जो लोकसभा में? केवल 240 सांसद आए। समझते चलिएगा, केवल 240 सांसद आए। अब यहाँ पर कह रहा है कि उपस्थित और सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत चाहिए। अब यहाँ पर बीजेपी क्या करे कि 2/3 बहुमत के लिए यहाँ पर वोट डलवाए, और जो है सदन में उपस्थित उसके ही सदस्य हैं, मान लीजिए 300 सदस्य होंगे, जिसमें से 240 बीजेपी के ही हैं और जो निर्दलीय हैं, तो सबको मिला के 300 सदस्य थे, जिसमें से बीजेपी के 240 हैं, तो बीजेपी ने अपने ही वोट डलवा लिए 240, और 30 उन्होंने नहीं, और 60 उन्होंने नहीं भी डाला, तो 240 से विधेयक पास हो गया। तो ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये तुरंत रोक देगा। ये क्या कह रहा है कि सदस्यों के बहुमत, कुल सदस्यों के बहुमत का 50 सदस्यों की बहुमत मतलब 50% से अधिक, कम से कम, अगर मतलब कुल 300 सदस्य ही अगर शामिल हैं सदन में, ठीक है, तो कम से कम 273 सीट तो चाहिए ही चाहिए, मतलब 273 वोट तो पड़ने ही चाहिए उस बिल के पक्ष में। ठीक है, अब वो चाहे 2/3 से ऊपर ही हो जाए। और अगर मान लीजिए 543 के 543 से 540 सदस्य उपस्थित हैं, तो इसका 2/3 चाहिए। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि 300 ही सदस्य उपस्थित हैं, तो इसमें से भी, तब इसमें से 2/3 मतलब 200 पे ही, 200 वोट लेके ही काम नहीं चलेगा। 2/3 से कितना हुआ? 200 ही तो हुआ, तो 200 लेके काम नहीं। अब यहाँ पर 273 वोट चाहिए ही चाहिए, मतलब 273 से कम नहीं होने चाहिए, और 273 से जब ऊपर जाने लगेगा तब 2/3 वाला अप्लाई कर दिया जाएगा। ठीक, तो ये आप मतलब अच्छे से समझ गए होंगे। तो ये विशेष बहुमत हो गया। तो विशेष बहुमत से कौन सा पास करवाया गया था? जो EWS को 10% का आरक्षण दिया गया था 103वां संविधान संशोधन से, वो विशेष बहुमत से पास कराया गया था। विशेष बहुमत प्लस राज्य, इसमें क्या होता है कि साधारण विशेष बहुमत के साथ साथ राज्यों की 50% से अधिक राज्यों की भी जो विधानसभा होती है उनसे भी 50% से अधिक का अनुसमर्थन चाहिए ही होता है। आधे से अधिक राज्य, सीधा समझिए, ठीक, उनका भी अनुसमर्थन चाहिए होता है। और ये चाहिए इसलिए कि संघीय प्रावधानों में जब कोई संसद को संघीय प्रावधानों में कोई बदलाव करना होगा, संशोधन करना होगा, तब ये चीज़ चाहिए।
ऐसे में जो इसको बनाया गया था, ऐसी कोई समय सीमा नहीं है जिसके भीतर राज्यों के विधेयक पर अपनी सहमति देनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि राज्यों के पास विधेयक भेजा गया तो उसको 10 दिन के अंदर या 14 दिन के अंदर या 6 महीने के अंदर पास करके बिल्कुल भेजना ही है। राज्य जब चाहें भेज सकते हैं, ठीक है। तो इससे संशोधन जो किया गया था उसका उदाहरण है जीएसटी। जो जीएसटी में संशोधन किया गया था, जीएसटी लाया गया था, वो इसी द्वारा लाया गया था, विशेष बहुमत प्लस राज्यों का साधारण बहुमत से ही, ठीक है। अब चलिए हम देखेंगे, इसको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, 2-4 बार देख लीजिएगा, 10 बार देख लीजिएगा, ये छूटने ना पाए। यहाँ पर देखेंगे कौन कौन से कानून, कौन कौन से प्रावधान साधारण बहुमत द्वारा चेंज किए गए हैं, कौन कौन से प्रावधान विशेष बहुमत द्वारा चेंज किए जाते हैं और कौन कौन से प्रावधान विशेष बहुमत प्लस राज्यों द्वारा अनुसमर्थन के द्वारा चेंज किए जाते हैं। यही पूरी कहानी आपकी आके मेन हो जाती है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। विभिन्न प्रावधान और आवश्यक बहुमत। विभिन्न प्रावधानों के लिए कौन कौन से बहुमत चाहिए, तो देखिए, ऐसे प्रावधान जिनके लिए साधारण बहुमत चाहिए वो कौन कौन से प्रावधान हैं। जब अनुच्छेद 2 में कोई चेंज करना हो, जैसे नए राज्यों के प्रवेश के लिए अनुच्छेद 3 में कोई चेंजिंग करना हो, दूसरी अनुसूची परिलब्धियां भत्ते विशेषाधिकार में कोई चेंजिंग करना हो। अब देखिए, अपने आप को भत्ते देना हो विशेषाधिकार और परिलब्धियों के लिए, मतलब तनख्वाह के लिए, तो दूसरी अनुसूची में ये सब तो है, तो ये जो है साधारण बहुमत से ही पास हो जाएंगे ये सारे बिल। राज्य विधान परिषदों का उत्साधन और सृजन, मतलब राज्य में विधान परिषद बनाना या हटाना, ये भी साधारण बहुमत द्वारा ही पास होगा, अनुच्छेद 169। संसद में गणपूर्ति, अनुच्छेद 100, इसको कोरम कहते हैं, कोरम, ठीक है। तो कोरम की संख्या संसद जब चाहे तब निर्धारित कर सकती है, घटा बढ़ा सकती है, तो ये साधारण बहुमत द्वारा ही कर सकती है सरकार। अनुच्छेद 106 संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते बढ़ा घटा सकती है साधारण बहुमत द्वारा। अनुच्छेद 168 संसद की प्रक्रिया के नियम, संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग, उच्चतम न्यायालय में अवर न्यायाधीशों की संख्या घटाना बढ़ाना, संसद के सदस्यों और समितियों के विशेषाधिकार, जो विशेषाधिकार होते हैं आर्टिकल 105 द्वारा, उसको घटाना बढ़ाना, उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाना बढ़ाना, अनुच्छेद 138, राजभाषा का प्रयोग, अनुच्छेद 343, नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता बारे में जो भी प्रावधान करने होंगे वो जो है साधारण बहुमत द्वारा कर लेगी सरकार। संसद और राज्य विधानमंडलों के लिए जो चुनाव होते हैं उनमें कोई अगर प्रावधान बदलना, चेंज करना है तो उसको भी साधारण बहुमत द्वारा सरकार कर सकती है। निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन, तो परिसीमन जो आयोग बनाया जाता है उसके अनुच्छेद 82 द्वारा, तो इसमें भी चेंजिंग करना होगा, तो साधारण बहुमत द्वारा होगा। केंद्र शासित प्रदेश, 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची में जो चेंज अनुच्छेद 244 और अनुच्छेद 244(1) द्वारा 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची में जो चेंजिंग करनी होगी वो भी साधारण बहुमत द्वारा होगी। विशेष बहुमत द्वारा क्या क्या होगा, मूल अधिकार में चेंजिंग, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में चेंजिंग करना हो, और वह सभी प्रावधान जो पहली और तीसरी श्रेणी में शामिल नहीं हैं, ठीक है, तो वो सब विशेष बहुमत द्वारा चेंज होंगे या संशोधित होंगे। विशेष बहुमत और आधे राज्यों का अनुसमर्थन किन संशोधनों के लिए चाहिए। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कोई प्रक्रिया में चेंज करना हो, निर्वाचन और उनकी प्रक्रिया में चेंज करना हो, तो अनुच्छेद 54 और 55 में। केंद्र एवं राज्य सरकारों की शक्तियों का विस्तार, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के बारे में कोई चेंजिंग करनी हो, 124, 214 में। केंद्र एवं राज्य के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन, वस्तु और सेवा कर, 7वीं अनुसूची जो कि 7वीं अनुसूची, अनुच्छेद 246। राज्यों में संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व और अनुच्छेद 368 में, जब इनमें सब में कोई चेंजिंग करनी होगी तो वो होगी विशेष बहुमत भी चाहिए और आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन। ये आप जो है अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और इसको अच्छे से 2-4 बार रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक जगह से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपका संविधान संशोधन कि कौन सा संविधान संशोधन कब हुआ था, किस साल में, क्रम में लगाइए, या किस संविधान संशोधन में कौन सी चीज़ें जोड़ी गई, घटाई गई, ठीक है। तो वो हम पढ़ लेंगे जल्दी से। तो संशोधन इधर दिया है विवरण। पहला संविधान संशोधन किया गया 1951 में। इसमें क्या जोड़ा गया कि संपदा अधिग्रहण प्रावधान करने वाले कानूनी को सुरक्षा का प्रावधान किया गया। भूमि सुधार इसमें जोड़ा गया, इसमें शामिल अन्य कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचने के लिए 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, और बाद में अनुच्छेद 31 का जोड़े गए, ठीक है। अनुच्छेद 19(1) पर प्रतिबंधों के 3 और आधार जोड़े गए। कौन कौन से, लोक व्यवस्था, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध और किसी अपराध के लिए उकसाना, किसी को अपराध के लिए उकसाना, तो ये 19(1) में जोड़ दिया गया। किसी व्यवसाय अथवा व्यापार पर राष्ट्रीयकरण करने के राज्य के कदम की वैधता तथा व्यापार वाणिज्य के अधिकार के उल्लंघन आधार पर अमान्य नहीं होगा। मतलब सरकार चाहे तो किसी भी निजी कंपनी को जब चाहे राष्ट्रीयकरण कर ले उसका, तो वो जो है उस पर कोई भी मतलब इस कदम को सरकार के वैध ही मानना होगा, कोई उसको अवैध घोषित नहीं कर सकता है। वाणिज्य अधिकार सरकार के पास होगा, ठीक है। और राज्य में सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति की विशेष प्रावधान इसी में किए गए। आप बस इतना याद रखिए, कितना कि इसमें भूमि सुधार से लेकर कोई कानून आया था, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ठीक है, और निजी व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण करने के लिए प्रावधान बनाया गया था। कब, पहला संविधान संशोधन 1951 द्वारा। 7वां संविधान संशोधन 1952 में आया,
ये सब इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा गया उच्च न्यायालय के अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था, ठीक है। और उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल कर दिया गया। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय का प्रावधान। तो उच्च न्यायालय कुल मिला के हाई कोर्ट की बात किसमें की गई है? 7वें संविधान संशोधन 1952 में। फिर 9वां संविधान संशोधन 1960 आता है। इसमें जो भारत पाक समझौता होता है 1998 और बेरूबाड़ी यूनियन पश्चिम बंगाल के भारतीय राज्य क्षेत्र को पाकिस्तान को सौंप दिया जाता है, ठीक है। तो ये कब आया था संविधान संशोधन? 9वां संविधान संशोधन था 1960 में आया था। 14वां संविधान संशोधन पुदुचेरी को भारत संघ में शामिल कर दिया गया, ठीक है। 24वां संविधान संशोधन 1971 मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भाग में संशोधन करने की संसद की शक्ति को पुष्ट किया गया कि संसद जो है संविधान के किसी भी भाग में मूल अधिकार सहित किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, ठीक है। और राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया कि राष्ट्रपति बाध्य होगा संविधान संशोधन अधिनियम पर अपनी सहमति देने के लिए, ठीक। तो ये कब किया गया? 24वां संविधान संशोधन 1971। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 10 बार 50 बार जितनी बार पढ़ना हो पढ़ लिए, लेकिन इसको याद रखिए। फिर आया 26वां संविधान संशोधन 1971 में आएगा। इसमें प्रिवी पर्स जो कि रियासतों और पूर्व शासकों के विशेषाधिकार को समाप्त करने की बात कर रहा था। तो ये कब आया? 26वां संविधान संशोधन द्वारा 1971 में, ठीक है। फिर 35वां संविधान संशोधन 1974 में लाया गया। इसमें सिक्किम को संरक्षित राज्य का दर्जा समाप्त कर सिक्किम को पहले संरक्षित राज्य बनाया गया था और 1974 में 35वां संविधान संशोधन द्वारा इसको सहयोगी राज्य बना लिया गया। 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा सहयोगी राज्य से इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया, मतलब पूरी तरह भारत में मिला लिया गया, ठीक है। और 10वीं अनुसूची को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। अब आइए पढ़ेंगे हम 26वां संविधान संशोधन तक हो गया, ठीक है। 26वां नहीं 36वां। अब हम पढ़ेंगे 39वां से 39वां संविधान संशोधन 1975। इसमें बात कर रहे हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन भारतीय न्यायालयों के जांच से परे है। ये कब लाया गया? थोड़ा सा डेट या टाइम याद रखेगा, 1975, ठीक। जब इंदिरा गांधी ने इलेक्शन लड़ा और उनके इलेक्शन को डर बना हुआ था कि उनके इलेक्शन को अवैध घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है, कि इसमें बेईमानी की गई है। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में उस समय उसकी सुनवाई चल रही थी। तो अब ये वाला जो है प्रावधान लाया गया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन का जांच जो है भारतीय न्यायालय नहीं करेंगी, है ना। 1900 और इसी के बाद 1975 से 70 के दौरान इसको लागू कर दिया गया, ठीक। जब इमरजेंसी लगाया गया, इमरजेंसी में ही इसको लागू किया गया। इमरजेंसी में ही एक 42वां संविधान संशोधन किया जाएगा 1976 में, और इसको लघु संविधान भी कहा जाता है क्योंकि इसमें लगभग संविधान के पूरे संविधान में लगभग संविधान के सभी अनुच्छेदों में, संविधान के सभी भागों में जो है चेंजिंग कर दिया गया, सभी भागों को चेंज किया गया क्योंकि ये इमरजेंसी के दौरान आया था। तो आसानी से इसको जो है सभी नेताओं को ज़बरदस्ती जो है जेल में डाल दिया गया और आसानी से इस संशोधन को सरकार ने कर लिया। इसमें क्या क्या किया गया कि प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ दिए गए: समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। नागरिकों के मूल कर्तव्य जोड़े गए भाग का द्वारा। 4 नए निर्देशक तत्व जोड़े गए। इन 4 नए निर्देशक तत्वों को याद रखिएगा कि नीति निर्देशक तत्वों में 4 नए निर्देशक तत्व जोड़े गए। अनुच्छेद 39 में था बच्चों के स्वास्थ्य का विकास रखना, ठीक है। सरकार क्या करेगी, राज्य क्या करेगा, बच्चों के स्वास्थ्य का विकास रखेगा, स्वस्थ विकास के लिए काम करेगा। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता राज्य प्रोवाइड करेगा अपनी जनता को। उद्योगों के प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी सुनिश्चित करेगा राज्य, आर्टिकल 43 का। और पर्यावरण व वन्य जीव संरक्षण के लिए कार्य करेगा राज्य, अनुच्छेद 48 का, ठीक। तो ये जो है चारों अनुच्छेद याद रखिएगा कि 42वें संविधान संशोधन में कौन कौन से किए गए। तो अनुच्छेद 39 में जो 39 जोड़ा गया, 39 का जोड़ा गया, ठीक है। फिर 43 का जोड़ा गया और 48 का जोड़ा गया, ठीक। तो ये जो है इसके द्वारा जोड़े गए, ये जोड़े गए 42वां संविधान संशोधन 1976। याद करने की ट्रिक ये है, केवल ये याद रखिए कि 39 जोड़ा गया था। तो 39 के बाद 39 का जोड़ा गया, 39 और 4 43। तो 39 प्लस 4 43 और प्लस 5 43 5 48। तो पहले 4 जोड़ दीजिए और 5, तो ये जो है चारों आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। फिर आएगा 44वां संविधान संशोधन। अब इमरजेंसी हट चुकी है, जनता दल की सरकार आ गई है, कांग्रेस की सरकार हट चुकी है, ठीक, 1978 में। तो ये कुछ अपने संशोधन लेके आती है और करती है। राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखा गया क्योंकि जो इंदिरा गांधी ने आपातकाल 352 का जो आर्टिकल 352 का यूज करके
जो आपातकाल लगाया था वो लगाया था कि आंतरिक अशांति फैल रही है। ठीक, तो इस आंतरिक अशांति को हटा दिया गया और शब्द कर दिया गया कि सशस्त्र विद्रोह। अगर सशस्त्र विद्रोह होगा तभी आप जो है 352 आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 352 के तहत आपातकाल लगा सकते हैं, नहीं तो नहीं लग पाएगा। ठीक, तो आंतरिक अशांति को रिप्लेस कर दिया गया सशस्त्र विद्रोह द्वारा। फिर कैबिनेट के लिखित सिफारिश पर, पहले क्या होता था कि प्रधानमंत्री ने कह दिया और जो है राष्ट्रपति क्या करेंगे, आपातकाल लगा देंगे, लेकिन इसमें कहा गया कि 352 का अगर आपातकाल लगाना है तो कैबिनेट की लिखित सिफारिश होगी तभी राष्ट्रपति क्या करेगा, आपातकाल लगाएगा। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटाकर इसमें केवल कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक, केवल कानूनी अधिकार बना दिया गया। जो संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था उसको हटा दिया गया और कानूनी अधिकार बना दिया गया। अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता। कहा गया कि अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जाएगा। तो ये कब किया गया है, ये अनुच्छेद, ये जो है 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसको किया गया है। तो ठीक है, तो ये बहुत अच्छा काम कर दिया गया इसमें। फिर आ जाएगा 52वां संविधान संशोधन 1985। तो इसमें जो दल बदल आधार पर संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की निरर्हता का प्रावधान किया गया और इसमें 10वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें ये पूरा प्रावधान है, दल बदल कानून लाया गया। ठीक, 52वें संविधान संशोधन 52nd संविधान संशोधन द्वारा 1885 में इसमें कहा गया कि जैसे आप ए बी दो पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी मान लीजिए, तो बी से बीजेपी मान लीजिए, ऐसे कांग्रेस या सी कर लीजिए। ठीक, तो कांग्रेस, अब कांग्रेस के मान लीजिए कि 200 सीटों पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। यहाँ पर बीजेपी के आ गए कितने सीट, बीजेपी के आ गए मान लीजिए 95 सीट। ठीक है, और कांग्रेस के हैं कितने, कांग्रेस के हैं मान लीजिए 75 सीट, है ना। तो ये तो हो गया 170 और 30 हो गए निर्दलीय। अब जो है बीजेपी कह रही है, निर्दलीय को मिलना नहीं चाह रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि ठीक है तुम इसमें से 5 लोग चले आओ, 5-6 लोग 75 में से, बस हम अपनी पार्टी बना लेंगे, अपना हम जो है बना लेंगे सरकार। तो ये जो अगर चले गए 5-6 इसमें, ठीक है, बीजेपी में शामिल हो गए और कांग्रेस से लड़े थे, तो इनकी जो है सदस्यता रद्द कर दी जाएगी और ये विधायक होंगे या सांसद होंगे, ये जो है हट जाएंगे, न विधायक रह जाएंगे न सांसद रह जाएंगे और वहाँ पर फिर से इलेक्शन करवाया जाएगा उन सीटों पर। लेकिन अगर इन 75 में से बीजेपी ने 60 को तोड़ लिया, कितने को, 75 में से 50 को तोड़ लिया मान लीजिए 2/3 को, ठीक, तो 75 का 2/3 50 हुआ। तो अगर 50 इसमें चले जाते हैं बीजेपी में, ठीक, तब उनकी सदस्यता रद्द नहीं होगी। मतलब अगर पार्टी में जितने सदस्य हैं उनमें 2/3 अपनी पार्टी को बदल लेते हैं तो सदस्यता रद्द नहीं होगी। अगर 2/3 में से कम लोग जाकर सदस्यता अपनी चेंज कर लेते हैं, मतलब पार्टी बदल लेते हैं, तो उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी, ऐसा इसमें कहा गया। ठीक है, दल बदल कानून में। नेक्स्ट है 61वां संविधान संशोधन 1989। लोकसभा और राज्य विधानसभा निर्वाचन के लिए मतदान की आयु कितनी है, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। कब, 61वां संविधान संशोधन 1989 द्वारा। 69वां संविधान संशोधन 1991 द्वारा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बना दिया गया और इसमें 70 सदस्यीय विधानसभा स्थापित की गई, जिसमें से 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद जो है गठन किया गया। 73वां संविधान संशोधन 1992 और 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा 73वां में पंचायती राज को वैधानिक मान्यता दी गई, संवैधानिक मान्यता दी गई, जिसमें 11वीं अनुसूची में इसको शामिल किया गया और 29 मदें इसमें शामिल हैं। 74वें संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। भाग 9 का में भी इनको जोड़ा गया, नगर जो है नगर पालिकाएँ नाम से, और 12वीं सूची में इसमें 18 कार्यात्मक मदें जोड़ी गई। ठीक, तो इन दोनों को याद रखिएगा। पंचायती राज में 11वीं अनुसूची में है, 29 कार्यात्मक मदें हैं और स्थानीय निकाय जो है 12वीं अनुसूची में है और 18 कार्यात्मक मदें हैं। नेक्स्ट है 84वां संविधान संशोधन 2001। 84वां संविधान, इसमें जनसंख्या सीमित करने के उपायों को प्रोत्साहित करने के समान उद्देश्य के साथ लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों का पुनर्समायोजन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कितने, 25 वर्ष के लिए। ठीक है, को 25 वर्ष के लिए आगे बढ़ा दिया गया 2026 तक। 86वां संविधान संशोधन 2002। अनुच्छेद 1 का के तहत अनुच्छेद 21 का के तहत प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया। अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को बदल दिया गया। अनुच्छेद 51 का के तहत एक नया मूल्य कर्तव्य जोड़ा गया माँ बाप के लिए कि अपने बच्चों को 6 से 14 साल के बच्चों को पढ़ाना जरूरी है। ठीक, 89वां संविधान संशोधन 89 संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया, 2003 में लाया गया था संविधान संशोधन, और यह पूर्ववर्ती संयुक्त राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जो कि एक ही में थे, इनको अलग अलग कर दिया गया और एक बनाया गया राष्ट्रीय अनुसूचित जाति अनुच्छेद 338 और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति अनुच्छेद 338 का। तो याद रखिएगा 38 का में है अनुसूचित जनजाति ST और
338 में है एससी, और ये पहले दोनों संयुक्त अनुसूचित जाति के नाम से जाने जाते थे और अब अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में अलग अलग कर दिया गया। 97वां संविधान संशोधन 2011 में सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा का संरक्षण प्रदान किया गया। इसने सहकारी समितियों के गठन के आधार को मूल अधिकार बना दिया, जो कि अनुच्छेद 19 में शामिल कर दिया गया। इसे राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया। इसने संविधान में नया भाग के इसको संविधान के नया भाग 19 खा में भी जोड़ा गया। ठीक है, सहकारी समितियां नाम से। तो ये जो आपकी बात हो गई, सहकारी समितियों की बात कहाँ हो रही है? 97वां संविधान संशोधन 2011 में। 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया 99वां संविधान संशोधन 2014 में। ध्यान दें कि 2015 में उच्चतम न्यायालय की 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने 4:1 मतलब 4 जज एक तरफ 1 जज एक तरफ बहुमत से कॉलेजियम प्रणाली को बरकरार रखा और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया। ठीक, कॉलेजियम प्रणाली जो थी उसको हटाने का प्रयास किया गया था 2014 अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग लाया गया था। ठीक है, कि अब जजों की नियुक्ति जो है सरकार करेगी, तो इसको हटा दिया गया, मतलब इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया और कहा गया कि जो कॉलेजियम सिस्टम चल रहा है वही सही रहेगा। 100वां संविधान संशोधन, यहाँ पर ये जो है ये इतने बहुत ही महत्वपूर्ण सब थे, लेकिन इतने और ज़्यादा महत्वपूर्ण 100 से लेकर 106 तक, तो इनको अच्छे से देख लीजिए। भारत और बांग्लादेश की भूमि के बीच जो समझौता था, बीच में भूमि समझौता हुआ 100वां संविधान संशोधन 2015 द्वारा। 101वां संविधान संशोधन 2017 में इसमें जीएसटी जो लागू कर दिया गया। 102वां संविधान संशोधन 2018 में किया गया राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, तो 102वां संविधान संशोधन 2018 द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। अभी तक इसको संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया था पिछड़ा वर्ग आयोग ने, तो संवैधानिक दर्जा दे दिया गया जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई तब। ठीक, बीजेपी की गवर्नमेंट ने, नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। फिर 103वां संविधान संशोधन 2019 लेकर आया और ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया। 104वां संविधान संशोधन 2020 लेकर आया, लोकसभा और राज्यसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जो सीटों का आरक्षण था उसको 10 साल के लिए आगे बढ़ा दिया। कब? 2020 में 104वें संविधान संशोधन द्वारा। 105वां संविधान संशोधन 2021 राज्य सरकारों को अपने स्वयं के उद्देश्यों के लिए सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की सूची तैयार करने तथा इसके रख रखाव के संबंध में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से परामर्श करने की छूट दी गई। ठीक है, इसको फिर से देख लीजिए कि 105वां संविधान संशोधन क्या है। राज्य सरकारों को स्वयं के उद्देश्यों के लिए सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची तैयार करने तथा उनके रख रखाव के संबंध में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की परामर्श लेने की छूट दी गई। ठीक है, तो यहाँ पर ओबीसी के लिए बात की गई है। 105वां संविधान संशोधन। 106वां संविधान संशोधन द्वारा महिलाओं को मतलब यह लोकसभा, राज्य विधानसभा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कुल सीटों का एक तिहाई जो है कुल सीटों पर महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई। कहाँ कहाँ पर? लोकसभा में, राज्यसभा में, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में। ठीक है, और दिल्ली में भी। ठीक, 1/3 जो सदस्य होंगी उसका 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षण कर दिया गया। तो ये आप 106वां संविधान संशोधन तक पूरा समझ चुके। ठीक, उच्चतम न्यायालय अंतिम व्याख्याकार है, संविधान संरक्षक है। ठीक, तो उच्चतम न्यायालय को अंतिम व्याख्याकार या संविधान संरक्षक माना गया है। केशवानंद भारती केस में 1973 में संविधान की मूल संरचना एक नया सिद्धांत निर्धारित किया गया था। इसके लिए कोई भी संविधान संशोधन जो अधिकारातीत है अथवा भारतीय संविधान की मूल संरचना के खिलाफ जाता है उसे उच्चतम न्यायालय रद्द करने का पावर रखती है, तो इसको अंतिम व्याख्याकार माना गया है। ठीक, संविधान संशोधन की प्रक्रिया की आलोचना। तो आलोचना क्या है? राज्य संशोधन की शुरुआत नहीं कर सकते। कोई संशोधन करना है संविधान में तो उसका शुरुआत राज्य नहीं कर सकते। ठीक, राज्यों के पास संशोधन प्रस्तावित करने की एक ही रास्ता है, अर्थात राज्य की विधान परिषद सृजन हेतु। ठीक, राज्यों को अगर कोई संशोधन करना है तो राज्य विधान परिषद बनाने या उसको हटाने के लिए ही वहाँ से प्रक्रिया चालू होती है, नहीं तो राज्यों के पास और कोई पावर नहीं है संविधान में संशोधन के लिए। संविधान में उस समय का उल्लेख नहीं है जिसके भीतर राज्य विधानसभाएं संशोधन की पुष्टि कर सकती हैं अथवा अस्वीकार कर सकती हैं। ठीक, संविधान में इसका भी उल्लेख नहीं किया गया है कि क्या राज्य एक बार ही दी गई स्वीकृति वापस ले सकते हैं। किसी विशेष निकाय के लिए कोई प्रावधान नहीं तथा केवल कुछ मामलों में ही राज्य विधानसभाओं की सहमति की आवश्यकता होती है, जब संघीय मामला आता है तब, और नहीं तो राज्यों से पूछा भी नहीं जाता है। तो ये तो आलोचना, ये गलत चीज़ है ना। अस्पष्ट संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान नहीं है। ठीक है, और अस्पष्ट प्रावधानों के कारण
मामलों को न्यायपालिका तक ले जाने की व्यापक संभावना रहती है। तो ये हो गए संविधान संशोधन प्रक्रिया की आलोचना। अगर आपको मेंस में लिखना है तो आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका आज का क्लास पूरा होता है। अब हम अगले क्लास में पढ़ेंगे मूल संरचना सिद्धांत का विकास, ठीक है। तो अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही हो, हमारा प्रयास सही लग रहा हो, तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।